नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे बच्चों, हम सोशलिज्म यानी समाजवाद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और समाजवाद के पक्षों को समझने के लिए हमने कुछ विद्वानों का, विशेषकर कार्ल मार्क्स का, सर थॉमस मोर का, रॉबर्ट ओवन के विचारों से अवगत हुए। मार्क्स का जो विचार था उसके जो चिंतन में लोगों के लिए जो एक चिंता थी, एक पूंजीपति वर्ग के साथ में उसकी जो शोषण जनित बुराइयां और अमीर गरीब के बीच के संघर्ष को दूर करने की जो उसकी प्रवृत्ति थी, उसने पूरे समाज को हिला दिया था। आज उसी संदर्भ के अंदर हम सेंट साइमन की विचारधारा से और चार्ल्स फ्यूरे की विचारों से अवगत होंगे। जिस समय इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन अपने प्रसिद्धि के चरम बिंदु पे थे, उसी समय फ्रांस में सेंट साइमन व चार्ल्स फ्यूरे भी समाजवादी चिंतन के विशेष व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुके थे। हेनरी डी सेंट साइमन के समय फ्रांस में पूंजीवादी व्यवस्था अपने प्रारंभिक दौर में थी। वहाँ उस मात्रा में औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था जिस मात्रा में इंग्लैंड में हो चुका था। फिर भी साइमन की महत्वता इसमें है कि वह समाज के वर्ग भेद को पहचानने में सफल रहा, जिसे कालांतर में कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी क्रांति के हथियार के रूप में विकसित किया। सेंट साइमन अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज में दो वर्ग हो गए हैं। पहला वर्ग है उत्पादक वर्ग, प्रोडक्टिविटी क्लास, और जिसमें उत्पादक उद्योगों को यानी प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में सक्रिय कार्य करने वाले आते हैं, जैसे विज्ञान, कला व उद्योग से जुड़े लोग। और दूसरा वर्ग है अनुत्पादक वर्ग या अप्रत्यक्षतः विध्वंसक गतिविधियां में सम्मिलित व्यक्ति आते हैं, जैसे प्रशासनिक, न्यायिक, पालकीय व बिना मेहनत के धनवान बने लोग। सैनिक सेवा के लोग भी विध्वंसा गतिविधि वाले हैं। इस विभाजन के बाद साइमन अपना धनिक व निर्धन वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि श्रमिकों की तुलना में इस अक्रमण्य लोगों का महत्व लगभग नहीं के बराबर है। अतः जैसा कि प्रोफेसर डनिंग ने कहा है कि सेंट साइमन ने प्रमाणित किया कि परिश्रमी वर्ग ही एकमात्र लाभदायक वर्ग है और इसे ही अंततः एक वर्ग बन करके रहना चाहिए। साइमन ने सामाजिक प्रगति के लिए संपत्ति की व्यवस्था में अपरिहार्य परिवर्तन पर जोर दिया। उनके शब्दों में, संपत्ति की व्यवस्था में परिवर्तन के बिना सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि परिश्रम न करने वालों के पास संपत्ति नहीं हो सकती। इसका सीधा अर्थ यह भी है कि उत्तराधिकार के आधार पर कोई व्यक्ति संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके निर्माण में उसका परिश्रम शून्य रहा है। साइमन के आदर्श राज्य में उसी व्यक्ति और सभी व्यक्ति अपनी ईश्वर प्रदत्त योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे तथा कार्य के अनुसार ही प्राप्त करेंगे। वह एक ऐसे सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें उत्पादक वर्ग, वैज्ञानिक, कलाकार और श्रमिक अर्थात परिश्रमी और बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में राजनीतिक नेतृत्व होना होगा, न कि अनुत्पादक वर्ग के हाथ में। अब इसके बाद हम स्टूडेंट सेंट फ्यूरे के विचारों से अवगत होंगे। सेंट फ्यूरे के समान ही चार्ल्स फ्यूरे, साइमन के अनुसार ही चार्ल्स फ्यूरे ने अपनी किशोरावस्था में फ्रांसीसी क्रांति को घटित होते देखा, लेकिन वह क्रांति के प्रति उदासीन है। वह इस बात से परेशान है कि राज्य क्रांति अपना मूल पथ छोड़ करके पुनः निरंकुशता के जंगल में भटकने के लिए तैयार है। उसे चिंता इस बात की है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन में व्यापक अव्यवस्था फैली हुई है, जिसका मूल कारण निजी संपत्ति
के अधिकारों का विसंगतिपूर्ण अनुपयोग है। इस अधिकार ने समाज में घोर आर्थिक विषमता उत्पन्न करके न केवल एक बड़े वर्ग को दरिद्र बना दिया, बल्कि समाज में सर्वत्र प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष, युद्ध व संपत्ति के अपव्यय को भी जन्म दिया है। संपत्तिशाली वर्ग का मूल उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है, किंतु वह स्वयं ऐसे कार्य को नहीं करते जो अत्यंत कठिन अथवा निकृष्ट माने जाते हैं। गरीब वर्ग अपनी इच्छा या पसंद के विपरीत कार्य करने के लिए विवश किया जा रहा है। इससे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि फ्यूरियर निजी संपत्ति की संस्था को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। निश्चित रूप से वे व्यक्तिवाद के हस्तक्षेप की नीति यानी लासा फेयर का विरोधी है, किंतु वह साम्यवादी भी नहीं है। वह शासन व संपत्ति के शोषणकारी रूप का विरोध करते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार भावात्मक आकर्षण का सिद्धांत है। उसने यह मत व्यक्त किया कि मानव समाज में समस्त व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए सामाजिक व्यवस्था को भी ब्रह्मांड व्यवस्था के अनुरूप संगठित करना होगा। जगत कुछ विशिष्ट भौतिक नियमों से संचालित होता है। इसका सबसे प्रमुख नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। आदर्श सामाजिक व्यवस्था का नियम है भावात्मक आकर्षण का नियम है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभावतः अविच्छिन्न एक रस श्रम के प्रति विकर्षण प्रदर्शित करते हैं। अतः लोगों को उनकी भावना या इच्छा के अनुरूप कार्य सौंपना चाहिए ताकि उस कार्य में उनका आकर्षण बना रहे। इस आकर्षण को बनाए रखने का दूसरा साधन यह है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक कोई एक ही कार्य के लिए बाध्य न किया जाए, बल्कि कुछ दिनों बाद उसकी अभिरुचि के अनुरूप कोई दूसरा कार्य भी सौंपना चाहिए। प्रोफेसर डनिंग के अनुसार फ्यूरियर मानते हैं कि दासता, अर्धदासत्व, मजदूरी प्रणाली व उनका सहयोग व संरक्षण करने वाली शासकीय संस्थाएं कुछ निश्चित वर्गों के उन प्रयासों के परिणाम हैं जिसके तहत उन्होंने प्रतिकर्षक श्रम का भार दूसरों पर लाद दिया और अपने लिए आनंदकर कार्यों को बचा लिया। कार्ल मार्क्स ने फ्यूरियर को स्वप्नदर्शी कहकर के उनकी आलोचना की है। फिर भी फ्यूरियर को विश्वास था कि यदि भावात्मक आकर्षण के नियम के आधार पर वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया जाए तो संपूर्ण अव्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति पारस्परिक सहयोग पर आधारित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश कर लेंगे जहां श्रम का उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि श्रम का आनंद, प्लेजर ऑफ लेबर होगा। फलतः सर्वत्र सुख, शांति और व्यवस्था का साम्राज्य हो गया। सामान्य रूप से मार्क्स के पूर्व के स्वप्नदर्शी विचारकों के अनुसार नंबर 1 आर्थिक विषमता समस्त बुराइयों की जड़ है। नंबर 2 कृषकों, मजदूरों की दशा सुधारने के लिए वर्तमान आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। नंबर 3 परिवर्तन का आधार शिक्षा व सहयोग है, हिंसक क्रांति नहीं। नंबर 4 राज्य व निजी संपत्ति की व्यवस्थाएं कायम रहेंगी। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन के साथ समाजवादी चिंतन एक आंदोलन का रूप ग्रहण करता है। कार्ल मार्क्स 1818 ने न केवल पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प दिया बल्कि इस वैकल्पिक व्यवस्था साम्यवादी समाज की स्थापना का व्यवस्थित साधन भी प्रस्तुत किया। एक वैज्ञानिक के समान उसने सामाजिक विकास के नियमों और प्रक्रियाओं की खोज की। हीगल की भांति वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विकास की यह प्रक्रिया सरल ना होकर टेढ़ी मेढ़ी प्रकृति रखती है। इस प्रक्रिया को ही द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया गया है। यह परस्पर विरोध व संश्लेषण की प्रक्रिया है। सामाजिक संदर्भों में इस प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि इतिहास वर्ग संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है। उत्पादन की प्रणाली में विसंगति उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का आधिपत्य हो जाता है, जबकि शेष समाज के पास अपने श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है।
दास युग में यह संघर्ष स्वामी और दास, सामंत युग में सामंत व अर्धदास व पूंजीवादी समाज में पूंजीवादपति व सर्वहारा यानी मजदूर के मध्य है। कार्ल मार्क्स का संपूर्ण ध्यान पूंजीवादी व्यवस्था पर ही केंद्रित करता है। उनका मानना है कि अन्य पूर्ववर्ती युगों के समान वर्तमान युग में भी वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से होगा। सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेगा तथा अपना अधिनायकत्व स्थापित करेगा। यह अधिनायकवादी शासन अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूंजीवाद के अवशेष तत्वों को नष्ट करेगा। कार्ल मार्क्स का सर्वश्रेष्ठ अनुदाय यह है कि उसने काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद में बदल दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन व साम्यवादी समाज की स्थापना, उसका साधन निश्चित था क्रांति। कार्ल मार्क्स के विचार एशिया, यूरोप व अमेरिकी महाद्वीप में फैले, जहां प्रत्येक समाजवादी ने अपने देश की सामाजिक परंपराओं के अनुरूप मार्क्सवाद की नवीन व्याख्या की, जिसके कारण समाजवादी विचारधाराओं का अलग अलग स्वरूप सामने आया। रूस का समाजवाद चीन के समाजवाद से पृथक हो गया। फ्रांस के श्रमिक संघवाद, इंग्लैंड के फैबियनवाद व श्रेणी समाजवाद, जर्मनी के राज्य समाजवाद तथा प्रोधा तथा रूसी विचार बाकुनिन व प्रिंस कोपाटकिन के अराजकतावाद में उद्देश्यगत समानताओं के बावजूद अनेक विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। इनमें से कुछ विचारधाराओं को हमने अलग से रख करके देखने का प्रयास किया है। इस प्रकार समाजवाद के विविध रूप हैं। कहीं राज्यविहीन समाज की बात की जाती है तो कहीं राज्य के माध्यम से ही समाजवाद स्थापित करने का लक्ष्य घोषित किया जाता है। समाजवादियों का एक वर्ग क्रांति को अनिवार्य साधन मानता है तो दूसरा वर्ग लोकतांत्रिक निर्वाचन पद्धति से शासन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। संक्षेप में, जितने समाजवादी हैं उतने ही उसकी व्याख्याएं हैं, जिसके कारण समाजवाद सामाजिक चिंतन का सर्वाधिक जटिल, बहुपक्षात्मक व भ्रामक प्रश्न बन गया है। अलग अलग स्थानों से देखने पर इसका रंग भी अलग अलग दिखाई देता है। इसी कारण रैमजे मेयर ने इसकी तुलना गिरगिट से की है। उसके शब्दों में समाजवाद एक गिरगिट सदृश मत है, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी समाजवाद की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसे हम अगले व्याख्यान में आपके साथ शेयर करेंगे।